अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कई दिन और कई रातें गुजर गईं। बड़ा सुस्त वक्त गुजर रहा था। हम लोग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तनवीर साहब से बहुत कम मुलाकात होती। वो अमूमन कारोबारी दौरों पर रहते थे। वैसे जब आते तो ज़रूर मिलते। महल में कई दिलचस्पियां थी। लड़कों की तादाद भी काफ़ी थी। हम चाहते तो उनके साथ तफरीह कर सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो सका था। उस दिन शमसा से जो गुफ्तगू हुई वो घूमती हुई कमाल तक पहुंची और कमाल कह के लगाता हुआ हम तक आ पहुंचा। शमसा मुमकिन है घर छोड़कर भाग जाए। क्यों? वो बर्दा फरोशों से बहुत खौफजदा है, कमाल ने कहा। बहरहाल मैंने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया है, लेकिन वो अभी तक संजीदा है। वैसे मामला क्या हुआ था आरिफ साहब? वो जासूसी करने आई थी। कहने लगी हम उसे अफशा के बारे में सब कुछ बता दें, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। और मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने मासूमियत से कहा और कमाल फिर हंस पड़ा। काफ़ी देर तक हंसता रहा और फिर बोला, बड़ी सुस्त ज़िंदगी गुजर रही है यूसुफ साहब। क्यों ना कोई तफरीही प्रोग्राम बनाया जाए? बना लो, वैसे भी तो तुम्हारे मेहमान हैं। आपने कभी फरमाइश नहीं की। बहरहाल ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या? अफशा बाजी, मेरा मतलब है शकीला खातून को साथ ले जाने के लिए आपको उनसे ही बात करना होगी। वो बड़ी अम्मा से कहें। अगर वो कहेंगी तो बड़ी माँ सबको इजाज़त दे देंगी। हाँ, क्या हर्ज है, मैं कह दूंगा शकीला से। बस तो फिर तय, कल का प्रोग्राम रख लिया जाए। आप आज ही ये काम कर लें। मेरा ख्याल है दोपहर के खाने के बाद मिस शकीला से आप गुफ्तगू कर लें और उनसे कह दें कि शाम 4 बजे तक आपको जवाब दे दिया जाए। हम मामू जान के एक बाग में पिकनिक को चलेंगे। इस पूरे इलाके में सैर व तफरीह के लिए मामू जान के बागों से उम्दा जगह और कोई नहीं। ओके, मैं बात कर लूँगा, लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना होगा। क्या? भाई तबरक के बगैर ज़िंदगी ही बेमज़ा है। अगर वो साथ ना हुए तो क्या खाक लुत्फ़ आएगा? हाँ, तसद्दुक़ के बगैर तो ज़िंदगी वाकई बेमज़ा है। वो क्यों ना होंगे? कमाल हंसते हुए बोला। बस तो ठीक है, तैयारियां कर लो। मैं दोपहर के खाने के बाद शकीला से गुफ्तगू करूँगा, मैंने कहा। और फिर खाने की मेज़ पर मैंने शकीला को इशारा किया। खाने से फारग होने के बाद तो शकीला बड़ी माँ के साथ अंदर चली गई, लेकिन 15 मिनट के बाद ही वह वापस हमारे कमरे में आ गई। आपने मुझे बुलाया था यूसुफ साहब? हाँ, बैठ जाओ, तलूत ने कहा और शकीला बैठ गई। क्या हो रहा है आजकल? बस वही, कोई तब्दीली नहीं है। पिकनिक का प्रोग्राम ठहरा है। ओह, शकीला ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें बड़ी माँ से इजाज़त लेना है। मेरा ख्याल है वो मेरी बात नहीं टालेंगी। बस तो उनसे बात कर लो, कल हम पिकनिक पर चलेंगे। इजाज़त लेना ही है, मैं ले लूँगी, शकीला ने जवाब दिया। थोड़ी देर तक इधर उधर की गुफ्तगू होती रही और फिर शकीला चल दी। तनवीर साहब मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। बहरहाल इजाज़त मिल गई। चुनाचा दूसरे दिन बहुत सी गाड़ियां तनवीर साहब के बाग सोफिया की तरफ चल पड़ीं। उनमें तनवीर साहब के ख़ानदान के लड़के और लड़कियां थीं। हमारी जीप में भाई तबरक मेहमान खसूसी थे। बाकी शकीला थी, कमाल था, नादरा थी, हम दोनों थे। शमसा अलबत्ता हमारे साथ नहीं बैठी थी। तसद्दुक़ का मुंह बेदस्तूर फूला हुआ था। वो ड्राइवर के साथ ही बैठे हुए थे और तालूत की रगे शरारत भड़क रही थी। चुनाचा उसने बड़े प्यार से उन्हें पुकारा, भाई तबरक। तसद्दुक़ चौंक पड़ा। जी फरमाइए, उसने तंजिया अंदाज में कहा। नाराज़ हैं? आपसे नाराज़ हो सकता हूँ, मालकान के मुंह चढ़े हैं और मुझे बहरहाल मुलाजमत करनी है, तसद्दुक़ ने दांत निकालते हुए कहा।
نہیں نہیں، ایسا بھی کیا، ہر انسان کو عزت عزیز رکھنا چاہیے، ملازمتیں تو بہت مل جاتی ہیں، طالوت جلدی سے بولا۔ اوہ، اب میں سمجھا، شاید آپ نے یہاں ملازمت حاصل کرنے کے لیے یہ سارا چکر چلایا ہے، لیکن آپ میری جگہ لینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ تنویر صاحب سے کہیں کچھ اور بندوبست کر دیں، میری بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی طرح تبرک سے جان چھڑا دو، اس کی جگہ دے دوں گا، فی الحال اور کوئی سیٹ خالی نہیں، طالوت نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے نہیں یوسف بھائی، آپ کہاں ملازمت کرتے پھریں گے، جانے دیں، کمال نے ہنستے ہوئے مداخلت کی۔ ہاں اور کیا، اور پھر آپ کو ملازمت کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، آپ کی ملازمت تو لگی ہوئی ہے، تصدق نے بھرپور چوٹ کی اور مجھے غصہ آ گیا۔ کمال بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ شکیلہ الجھن امیز نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پھر بدتمیزی کی تصدق صاحب، کمال سنجیدگی سے بولا۔ سوچ سمجھ کر کی ہے، براہ کرم آپ مداخلت نہ کریں، تصدق گڑایا۔ یعنی کیا مطلب؟ کمال نے بھی بگڑ کر پوچھا۔ اس سے پہلے وہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں، آپ اس وقت کچھ نہیں بولے۔ میں بھی کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں، میں تنویر صاحب کو جواب دے لوں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ نہ ہو تو آپ انہیں سمجھا لیں، تصدق نے کہا۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ پکنک پر چل رہے ہیں نہ کہ جھگڑا کرنے، شکیلہ الجھ کر بولی۔ ڈرائیور گاڑی روکو، کمال نے غصیلے انداز میں کہا اور ڈرائیور نے جیپ روک دی۔ آپ نیچے اتر جائیے مسٹر تصدق، کمال نے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ فوراً نیچے اتر جائیے، آپ چاہیں تو کسی دوسری گاڑی میں آ سکتے ہیں، نہ آنا چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ یہاں سے میں کیسے واپس جاؤں گا؟ تصدق پھر گڑایا۔ میں نہیں جانتا، کمال نے کہا اور تصدق دانت پیستا ہوا نیچے اتر گیا۔ چلو، کمال نے کہا اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، شکیلہ نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے افشاں باجی، آپ فکر نہ کریں، کمال نے جواب دیا۔ تصدق کسی دوسری گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا۔ تنویر صاحب کا باغ واقعی بے حد حسین تھا۔ اسے ایک اعلیٰ پائے کی تفریح گاہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی۔ سوئمنگ پول، اعلیٰ مکان، خوبصورت روشیں، بعض مقامات کو بے حد حسین شکلیں دی گئی تھیں، اور پھر کھانے پینے کا عمدہ بندوبست۔ تصدق کے واقعے سے طبیعت کچھ مقدر ہو گئی تھی، لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کو کوئی تفصیل نہیں معلوم تھی، اور پھر یوں بھی تصدق کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، اس لیے کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ لڑکیاں نے ٹولیاں بنا لیں، لڑکوں نے الگ ٹولیاں بنائیں، نہانے کا پروگرام بنایا گیا، پھر دوپہر کا عمدہ کھانا۔ طالوت کو سوئمنگ پول بے حد پسند آیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد پھر نہانے کا پروگرام بنایا گیا اور ہم سوئمنگ پول میں اتر گئے۔ یوں شام کے تقریباً 4 بج گئے، تب کمال نے واپسی کی تیاری کی تجویز پیش کی۔ بالکل، ہم نے بھی تائید کی۔ چلو سب کو اطلاع کر دو، کمال نے کچھ ملازموں سے کہا، اور ملازم باغ میں دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو اطلاع دینے دوڑ گئے۔ ساری ٹولیاں یکجا ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد سبھی واپس آ گئے۔ شکیلہ کہاں ہے؟ طالوت نے کہا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شکیلہ کہاں ہے کمال؟ میں نے پھر پوچھا۔ افشاں باجی کہاں ہے؟ کمال بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر ہم دونوں سے شکیلہ کے بارے میں معلوم کرنے لگے، اور پھر عجیب سی پوزیشن ہو گئی۔ پتہ چلا کہ شکیلہ کو کافی دیر سے کسی نے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کسی گڑبڑ کا اعلان کرنے لگی، اور پھر سب ہی پورے باغ میں پھیل گئے۔ ایک ایک گوشہ چھان مارا گیا، لیکن کسی جگہ شکیلہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ بڑی عجیب پوزیشن تھی، آخر شکیلہ کہاں گئی؟ سب ہی خوف زدہ ہو گئے۔ رات ہو گئی لیکن شکیلہ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ عارف، طالوت نے ایک گوشے میں جا کر کہا، کیا شکیلہ کی گم شدگی میں تصدق کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ طالوت ہونٹ بھینچ کر بولا۔ تصدق؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، وہ کمینہ فطرت انسان ہے، ممکن ہے اس نے کسی انتقامی جذبے کے تحت ایسی کوئی حرکت کی ہو، میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ ثابت کرنا سخت مشکل ہوگا۔ میں اس سے اگلوا لوں گا۔ اگر اس نے انتقاماً یہ حرکت کی ہے تو پھر اسے معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، طالوت نے گراتے ہوئے کہا۔ لیکن طالوت،
इस हरकत का मकसद क्या हो सकता है? बस इंतकाम, हमें परेशान करने की कोशिश, लेकिन ये तो जुर्म है। वो सूरत ही से जुराइम पेशा मालूम होता है। बात बहुत उलझी हुई है। अगर मजाक ही मजाक में ये मामला इस हद तक संजीदा हो गया है तो फिर और बताओ शकीला कहाँ जा सकती है? मुमकिन है तालूत इसकी गुमशुदगी में दूसरों का हाथ हो। दूसरे कौन? वो जिन्होंने अफशा को गायब किया है, मैंने कहा, और तालूत किसी सोच में गुम हो गया। उसकी आंखों से शदीद उलझन का अजहार हो रहा था और मैं जानता था कि इस वक्त वो किस कदर कोफत में मुब्तला है। वो एक इशारे में सारे राज खोल सकता था, लेकिन अब उसके हाथ कटे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हो सकता है वो आहिस्ता से बोला और फिर कमाल हमारे पास पहुंच गया। अब क्या होगा आरफ भाई, क्या कहा जा सकता है? मैंने सर्द लहजे में कहा। बड़ी परेशानियां खड़ी हो गईं। आखिर वो यहाँ से कहाँ जा सकती है? कमाल, क्या हम इसमें तसद्दुक के हाथ पर गौर करें? मैंने कहा और कमाल भी उछल पड़ा। तसद्दुक? मगर क्यों? हमसे इंतकाम मुमकिन नहीं है, लेकिन आप इस बारे में तहकीकात कर सकते हैं। तसद्दुक की फितरत में घनापन बहुत है। मैं नहीं कह सकता कि वो कहाँ तक जा सकता है। वो जहाँ तक जा सकता है हम उसे वापस भी ला सकते हैं। अब क्या किया जाए? कोई मुमकिन जगह रह गई है? कोई भी नहीं, बस तो वापस चलो। बड़ी माँ की हालत फिर ख़राब हो जाएगी। बहरहाल अनोखी वारदात है, हम भी सख्त परेशान हैं, मैंने कहा और कमाल खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद हम वापस चल पड़े। जितने लोग पिकनिक पर आए थे वो सख्त परेशान थे और फिर घर वापस आए तो कहराम मच गया। बहरहाल शकीला की गुमशुदगी की इतला बड़ी माँ को देनी ही थी। हस्बे मामूल बड़ी माँ के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ। वो एकदम खामोश हो गईं, खिला में घूरती रहीं, फिर पलट कर सो गईं और जागी तो उनकी वही कैफियत थी। तसद्दुक कहाँ है? उन्होंने पूछा। बाहर मौजूद है। बुलाऊं बड़ी माँ? नहीं, उसे बता दो हादसा हो गया। फिर हादसा हो गया, बड़ी माँ ने दर्द भरे लहजे में कहा और सब के दिल दुख कर रह गए। हम दोनों भी इस वक्त वहीं मौजूद थे। तालूत ने मुझे चलने का इशारा किया और मैं उठ गया। हम दोनों बाहर निकल आए। तालूत का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो खामोशी से आगे बढ़ा और फिर उसने एक मुलाजिम को रोका। तसद्दुक कहाँ है? अपने मकान में गए हैं जनाब, तालूत ने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। क्या ख्याल है तालुक, तसद्दुक से बात करें बराह रास्त? हाँ, मगर क्या ये मुनासिब रहेगा? इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं। तालूत के लहजे में गुर्राहट थी। फिर भी आ जाओ यार, तालूत ने जल्लाए हुए अंदाज में कहा और मैंने शाने हिलाए। तालूत के इरादे अच्छे नहीं थे। बहरहाल हम दोनों तसद्दुक के मकान पर पहुंच गए। दरवाज़ा खुला हुआ था। तालूत अंदर दाखिल हुआ। तसद्दुक एक कुर्सी पर बैठकर जूते उतार रहा था। हम दोनों को इस तरह दाखिल होते देखकर वो चौंक पड़ा। खड़े हो जाओ, तालूत ने सर्द लहजे में कहा। क्या तनवीर साहब ने तुम्हें इस पूरे इलाके में दनदनाते फिरने की इजाज़त भी दे दी है? तसद्दुक ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। खड़े हो जाओ, तालूत इसी अंदाज में बोला। मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। तसद्दुक का जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि तालूत की ठोकर उसकी कुर्सी पर पड़ी और वो कुर्सी उलटते उलटते बची। तसद्दुक उछल कर खड़ा हो गया था। वो खौनख्वार अंदाज में हम दोनों को घूर रहा था। मैं भी खुद को बाज नहीं रख सकूंगा और इसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, उसने खौफनाक लहजे में कहा। वहाँ से तुम कहाँ गए थे? तालूत ने पूछा। कहाँ से? तसद्दुक बेइख्तियार बोला। पिकनिक पर जाते हुए उस जगह से जहाँ से तुम्हें उतार दिया गया था। जहन्नुम में तुमसे गर्द। तसद्दुक संभल गया। शकीला कहाँ है? वो भी जहन्नम में गई। चलो तुम बाहर निकलो। तसद्दुक आगे बढ़ा और अचानक तालूत का हाथ घूम गया। तसद्दुक के फूले हुए गाल से एक जोरदार आवाज़ बुलंद हुई और तसद्दुक आपे से बाहर हो गया। वो पागलों की तरह झपटा और मैंने उसके पाँव में पाँव फंसा दिया। तसद्दुक पेट के बल गिरा और उसके हलक से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगी। तालूत ने ऊपर से उसकी कई ठोकरें रसीद कर दीं और तसद्दुक बिलबिलाने लगा। वो बुरी तरह चीख रहा था। बताओ शकीला कहाँ है? मुझे क्या मालूम, वो धाड़ा। झूठ बोलते हो, मैं तुम्हारी खाल तुम्हारे बदन से उतार दूंगा।
मैं कह देता हूँ, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे। मैं तसद्दुक पागलों के अंदाज में बोला, शकीला के बारे में बताओ। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, तसद्दुक ने कहा। और उसी वक्त कमाल अंदर पहुंच गया। अंदर का माहौल देखकर वो दंग रह गया। आओ तुम भी इनके साथ शरीक हो जाओ, तसद्दुक धाड़ा। ये क्या हो रहा है? कमाल बौखलाए हुए अंदाज में बोला। मार रहे हैं मुझे, शकीला का पता पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने उसे अगवा किया है, पूछ लो मुझसे उसका पता। आओ तुम भी शरीक हो जाओ। कमाल अहमकों के से अंदाज में सर खुजाने लगा। फिर उसने हमारी तरफ रुख करके कहा, मामू जान अचानक आ गए हैं, सूरत हाल उनके इल्म में भी आ गई है, आप लोगों को पूछ रहे हैं। आ गए तनवीर साहब, अब उनके साथ ही बात होगी, तसद्दुक ने भफरे हुए अंदाज में कहा। तुम्हें भी बुलाया है, अपना हुलिया दुरुस्त करके आ जाओ, कमाल ने तसद्दुक से कहा। और फिर हम दोनों के बाजू पकड़कर बाहर ले जाने लगा। हम भी बाहर निकल आए थे। तालूत की आंखें सुर्ख हो गई थीं। क्या इसने हाथापाई शुरू की थी? कमाल ने पूछा। नहीं, हमने उसे मारा है। ओह, कमाल ने आहिस्ता से कहा। एतराज है तुम्हें? तालूत ने पूछा। नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। शकीला को मैं इसके पास से बरामद कर लूंगा, तालूत ने कहा। अगर आपको यकीन है तो मामू जान से कह दें, वो उगलवा लेंगे, कमाल ने जवाब दिया। हम में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तालूत के शिद्दत से बिगड़े हुए मूड का एहसास था। बेल आखिर हम तनवीर साहब के सामने पहुंच गए। सुनो, तालूत ने आहिस्ता से कहा। जी। तनवीर साहब को इस वाक़े का इल्म ना होने पाए, सिर्फ तुम ला इल्मी का इजहार करोगे, प्लीज़, कमाल आहिस्ता से बोला। ओह आरफ, यूसुफ, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया है? तनवीर जमाल मुस्तबराना अंदाज में आगे बढ़ते हुए बोले। हमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम लोग भी हम बदनसीबों के चक्कर में आ गए। हमारी नहुसत तुम तक पहुंच गई, तनवीर साहब भर्राई हुई आवाज़ में बोले। बहरहाल शकीला को बरामद करना होगा तनवीर साहब। काश वो बुरे हाथों से महफूज रहे, खुदा करे, मगर कोई अंदाज़ा नहीं होता आखिर ये हो क्या रहा है। तनवीर साहब परेशानी से बोले। तुमने कोई अंदाज़ा लगाया आरफ? बड़ी अजीब सूरत हाल है तनवीर साहब। पहले भी मुझे शक था कि अफशा साहबा की गुमशुदगी में किसी ऐसे शख्स का हाथ भी है जो या तो इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ रखता है या फिर किसी हैसियत से वो यहाँ मौजूद है। यानी क्या मतलब? तनवीर साहब चौंक पड़े। उनके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। मेरा यही अंदाज़ा है, मगर शकीला के अगवा का क्या मतलब हो सकता है, हम नहीं जानते। बड़े परेशानी की बात है, लेकिन क्या तुम्हारे जहन में किसी आदमी का नाम है? तनवीर साहब ने पूछा। इससे कबल कि हम कोई जवाब दें, तसद्दुक आंधी और तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ। उसका हुलिया बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। तनवीर साहब चौंक पड़े। क्या बदतमीजी है? तनवीर साहब बड़बड़ाए। तुमने अंदर आने की इजाज़त क्यों नहीं लही? सूरत हाल दूसरी है, तसद्दुक ने कहरे लूद अंदाज में हमें घूरते हुए कहा। बाहर जाओ, दरवाजे पर रुककर इजाज़त तलब करो, फिर अंदर आओ, तनवीर साहब गुर्राए। पानी सर से गुजर चुका है, आज कुछ नहीं सुनूंगा, तसद्दुक ने चीख कर कहा। बिल्कुल ही पागल हो गया है ना, मुझे पहले ही शुबा था। मेरे एक सवाल का जवाब दें, तसद्दुक ने कहा। पूछ भाई पूछ। तनवीर साहब ना जाने क्यों नरम पड़ गए। क्या मैंने यहाँ परवरिश नहीं पाई है? मैं गद्दार हूँ, गौर नहीं किया, अब गौर करें। क्यों? इसलिए कि मैं गद्दारी करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ 2 खून करूँगा। तसद्दुक ने पिस्तौल निकाल लिया। खूब। तनवीर साहब उसे गौर से देखने लगे। इन दोनों ने मुझे मारा है। इसने पिस्तौल का रुख हमारी तरफ कर लिया। तनवीर साहब ने बौखलाकर हमें देखा। कमाल अपनी जगह से खिसक रहा था। उसने अपनी जगह बदल ली और पिस्तौल की जिद से निकल गया। कमाल है, तालूत बोला। क्यों मारा था? तनवीर साहब ने पूछा। इनसे पूछो, तसद्दुक नफरत से बोला। क्यों भाई, क्या बात हुई थी? तसद्दुक साहब को शायद कोई जहनी सदमा पहुंचा है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, तालूत बोला। क्या मतलब? यानी क्या मतलब? तसद्दुक खिलखिलाकर बोला। मैं क्या अर्ज करूं तनवीर साहब, क्या ये नशे के आदी हैं? तालूत फिर बोला। नहीं छोड़ूंगा, खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगा, तसद्दुक ने कहा और पिस्तौल सीधा कर लिया। लेकिन दूसरे लम्हे कमाल ने वो तपाई उसके पिस्तौल वाले हाथ पर मारी जिसके करीब शायद वो इसी इरादे से खड़ा हुआ था, और तसद्दुक की चीख निकल गई। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। तनवीर साहब ने जल्दी से आगे बढ़कर पिस्तौल उठा लिया और फिर वो खूनख्वार निगाहों से तसद्दुक को देखते हुए बोले।
अब क्या कहते हो? तुम मेरे सामने खून खराबे पर आमादा थे। मेरे साथ जुल्म हुआ है। इन लोगों ने मुझे मारा है। सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैं किस से फरियाद करूं? तसद्दुक ने कहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। तनवीर साहब परेशानी से बोले। हम लोग लापरवाही से खड़े हुए थे। तनवीर साहब ने हमारी तरफ देखा और फिर तसद्दुक की तरफ। फिर वो आहिस्ता से बोले, तसद्दुक तुम वापस जाओ, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। और तसद्दुक का हाथ पकड़े हुए बाहर निकल गया। उसने कमाल को भी कहर आलूद निगाहों से देखा था। फिर तनवीर साहब गहरी सांस लेकर बोले, आप लोग महसूस ना करें, मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मेरी समझ में नहीं आता इसका दिमाग क्यों उलट गया। आधा तो पहले ही उल्टा हुआ था। वैसे तनवीर साहब, शकीला को ज़रूर मिल जाना चाहिए और उसके साथ ही ये इजाज़त भी कि हम अपने तौर पर उसका सुराग लगाने के लिए आज़ाद हैं। हाँ, यकीनन आप लोग भी मेरी वजह से मुसीबत का शिकार हुए हैं। तब बराह करम आप फरमाएंगे, क्या ये तसद्दुक के पास इस पिस्तौल का लाइसेंस मौजूद है? तनवीर साहब उछल पड़े। अरे पिस्तौल, ये कहाँ से आया? तसद्दुक का है। तसद्दुक के पास पिस्तौल नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा होता। तसद्दुक और पिस्तौल दो मुतजाद चीज़ें हैं। अरे इसने परवरिश ही यहाँ पाई है, बड़ा बुज़दिल सा इंसान है, मेरी समझ में नहीं आता। बहरहाल तनवीर साहब, आप इससे पिस्तौल के बारे में मालूम करेंगे। सुनिए, हम दोनों आपसे पूरे तावन के लिए तैयार हैं, लेकिन बहरहाल शकीला की तलाश भी हमारा फ़र्ज है। यकीनन। वैसे दोस्तों, मैं वाकई तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैं तो तुम्हें मेहमान भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेहमानों के साथ ये सलूक नहीं होता। वैसे मैं तुमसे कुछ और गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। मैं बजाते खुद दुर्गापुर गया था। ओह, कब तनवीर साहब? हम दोनों चौंक पड़े। बस दिल को तो लगी हुई थी, जाहिर है सब्र करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यकीनन, मैंने हमदर्दी से कहा। चुनाचा जिस काम से गया था वो मुकम्मल हो गया और फिर अपने चंद साथियों को लेकर दुर्गापुर पहुंच गया। दुर्गापुर में तो हाल ही बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं। वहां की हुकूमत तक बदल गई। चुनाचा मैंने निहायत एहतियात और होशियारी के साथ अपना काम शुरू कर दिया और बहुत जल्द मुझे शकीला की कहानी मालूम हुई। वही कहानी दुरुस्त है जो तुमने सुनाई थी। आपने वहाँ मुसलमानों के इलाके में क़ियाम किया था? तलूत ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, बड़ी पुरइसरार रवायत सुनने में आई है। लोगों ने बताया कि आसमान से एक फरिश्ता उतरा था और वो दुर्गापुर के मुसलमानों की किस्मत ही बदल गया। इससे कबल वहाँ उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उन पर मजालम किए जाते थे, लेकिन सारे जालिम अजीब सी मौत मर गए। और अब नई हुकूमत ने तो मुसलमानों को इतनी आसानियाँ, इतने हकूक दिए हैं जो वहाँ के हिंदुओं को भी हासिल नहीं। और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन और मेरे दोस्त कौल के पक्के थे। तालूत भी मुतासर नज़र आ रहा था। बहरहाल शकीला की दास्तान सुनी। बिलाशुबा वो मेरी अफशा नहीं है। ना जाने मेरी अफशा कहाँ है। आप हमसे बात पुरस ना करें तनवीर साहब, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अफशा का पता ज़रूर लगा लेंगे। बात पुरस से आपकी क्या मुराद है? हम जो कुछ भी करते फिरें उसके बारे में कोई पूछ गछ ना की जाए, बल्कि उसे मसलहत समझा जाए। और अब तो ये ज़रूरी होगा। मुझे शुबा है कि अफशा को गायब करने वाले ही शकीला को भी अगवा करके ले गए हैं। मगर आरफ मियाँ, क्या तुम्हें किसी पर शुबा है? अभी नहीं। बहरहाल जिस तरह दूसरे लोग काम कर रहे हैं, हमें भी काम करने दिया जाए। मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। मेरे लिए जो भी खिदमत हो फ़ौरन बता दें। तनवीर साहब ने कहा। शुक्रिया। इस बिगड़े हुए सांड को आप समझा दें, वरना शायद हम भी खुद पर काबू ना पा सकें। मैं इसे आज ही बाग रवाना कर देता हूँ और वो यहाँ रहेगा ही नहीं। यही दुरुस्त है, मैंने कहा, और तालूत चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। बहरहाल फिर हम तनवीर साहब से इजाज़त लेकर उठ खड़े हुए और अपने कमरे में आ गए। तालूत किसी ख्याल में डूबा हुआ था। वो कुछ सोचता हुआ एक कुर्सी पर बैठा और मैं भी खामोश था। फिर हम दोनों ने एक ही दूसरे की शक्ल देखी और फिर तालूत ने कहा, क्या तसद्दुक का कोठी से चला जाना मुनासिब होगा? इंतहाई मुनासिब, मैंने जल्दी से कहा। क्या मतलब? तालूत चौंक कर बोला। इस तरह वो खुलकर सामने आ जाएगा, हम उसका तआकुब करेंगे। वहाँ वो गैर मोहतात हो जाएगा और आसानी से उसकी शख्सियत खुल जाएगी। तालूत भी किसी ख्याल में डूब गया। फिर चंद सायद के बाद गर्दन उठाकर बोला, ये भी तो हो सकता है आरफ
कि हम बिला वजह उस पर शक कर रहे हों। मुमकिन है इन मामलात से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। हाँ मुमकिन तो है, फिर क्या होगा? कोशिश करते रहेंगे तालूत, बाकी जो कुछ खुदा की मर्जी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन आरफ, शकीला को मिलना चाहिए। तालूत की आवाज़ में गुर्राहट थी। ख्वा उसके लिए मुझे अपनी सिता से गिरना पड़े, ख्वा उसके लिए मुझे अपने अब्बा हजूर से फरेब करना पड़े। अब्बा हजूर? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ आरफ, वो करना पड़े जो मैं नहीं चाहता, तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। मुझे बताना पसंद करोगे? हाँ आरफ, बाद औकात मैं मुख्तलिफ अंदाज में सोचने लगता हूँ। तुम जानते हो मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। लोगों पर फौकियत मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं, लेकिन तुम्हारी इस दुनिया में मकरो फरेब के इतने जाल बिछे हुए हैं कि कदम कदम पर ऐसे जहरीले नाग फुंकार रहे हैं कि उनके दरमियान सांस लेने के लिए ताकत की ज़रूरत है। ताकत के बगैर यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन है। जब तक मैं अपनी हसीयत में रहा मैंने मकरो फरेब के ये जाल तोड़े, लेकिन मेरी ताकत छिन गई और आज मैं शकीला जैसी मजलूम लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अपनी ताकतें दोबारा हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ मुश्किलात हैं। क्या तालूत? मैंने पूछा। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा, मुझे अब्बा हजूर के सामने सर झुकाना पड़ेगा और फिर मुमकिन है वो मुझे दोबारा इस दुनिया में आने की इजाज़त ना दें। मुमकिन है मेरे ऊपर कुछ ऐसी बंदिशें लाद दी जाएं कि मैं यहाँ वापस ना आ सकूँ। नहीं नहीं तालूत, हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से दूर नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं रहूँगा। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मेरे दोस्त। मैं जानता हूँ और यकीन करो आरफ, मैं खुद भी तुमसे अलहदा रहना पसंद नहीं करता। बस शकीला के सिलसिले में बेबसी पर मैं सोचता हूँ हम दूसरी तरह उसे तलाश कर लेंगे। ना जाने क्यों आरफ, इस तसद्दुक को भूलने को दिल नहीं चाहता। क्या मतलब? मेरे जहन की गहराइयों में ये शक है शकीला के अगवा में इसी का हाथ है और हम इसे छोड़ेंगे तो नहीं, मैंने कहा और तालूत खामोश हो गया। काफ़ी देर तक हम यूं ही खामोश बैठे रहे। फिर तालूत ने बेजारी से कहा, उठो यार, आवारागर्दी करेंगे। यहाँ तो नहुसत तारी हो गई, उठो। और मैं उठ गया। हम दोनों किसी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल आए और फिर आवारागर्दी करते हुए कहीं से कहीं निकल गए। अच्छा खासा शहर था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जदीद वक़्त की सारी ज़रूरियात से आरास्ता। छोटे छोटे खूबसूरत रेस्तोरां जगह जगह मौजूद थे। रिहायशी होटल भी कई मंजिला थे। हम पैदल चलते रहे और कुछ थकन महसूस करने लगे। तालूत, मैंने एक गहरी सांस लेकर उसे पुकारा। क्या इरादे हैं भाई? कब तक सफ़र जारी रहेगा? थक गए? तालूत मुस्कुराया। अगर थोड़ी देर इसी तरह चलते रहे तो पहले बैठूंगा, फिर लेट जाऊंगा और तुम्हें बाकी सफ़र मुझे कंधे पर लाद कर तय करना पड़ेगा। ओह, तो फिर आओ सामने चलते हैं। उसने एक तरफ इशारा किया। 4 मंजिला होटल की खूबसूरत इमारत मेरी निगाहों के सामने थी, जिस पर फिलाडेल्फिया का नेमन साइन नज़र आ रहा था। चलो, मैंने कहा और चंद मिनट के बाद हम होटल के शिफाफ हाल में बैठे हुए थे। काफ़ी खूबसूरत होटल था। हाल बिल्कुल गोल था। दाखिली दरवाजे के दोनों सिमत ऊपर जाने के लिए लिफ्टें लगी हुई थीं। रिहायशी कमरों में रहने वाले ऊपर नीचे आ जा रहे थे। तालूत ने कुछ खाने पीने की चीज़ों का आर्डर दिया। आर्डर शुरू हो जाने के बाद हम खाने में मशगूल हो गए। तालूत का मूड काफ़ी ख़राब था। वो बदस्तूर सोच में डूबा हुआ था। मैं भी सर झुकाए खाने में मशगूल रहा। अचानक मैंने तालूत के हाथ से चमचा गिरते देखा और मैंने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। नामुमकिन, उसने आहिस्ता से कहा। वो हाल के दाखिली दरवाजे की जानब देख रहा था। क्या हुआ? खैरियत? अभी वापस आता हूँ। तालूत फुर्ती से कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। उसने निपकिन फेंका और तेज़ी से दौड़ा, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं भी हैरान था, ऐसी कौन सी चीज़ देख ली उसने। बहरहाल मैंने वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने का फैसला कर लिया। वो तेज़ी से एक लिफ्ट में दाखिल हुआ। दूसरी लिफ्ट ऊपर गई हुई थी। मैं अपने तौर पर अंदाजे लगा रहा था, तालूत ने ज़रूर किसी को ऊपर जाते हुए देखा है, मगर कौन? क्या तसद्दुक? लेकिन वो इतना हैरान कौन तो नहीं हो सकता, ना जाने कौन था। मैंने काफ़ी का आखिरी घूंट लिया और फिर वेटर को इशारा करके बिल मंगवाया। भाई तबरक की रकम अभी खासी मौजूद है। मैंने बिल अदा किया और तालूत का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद तालूत लिफ्ट से उतरा और मेरे पास पहुंच गया। उसके चेहरे से हैरत चिपकी हुई थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया।
और फिर मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, कमरा नंबर 160। क्या मतलब? वो उसी में दाखिल हुई है। कौन? मैंने बेचैनी से पूछा। शकीला। तालूत का जवाब मेरे लिए वाकई धमाका खेज था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हें यकीन है? मैंने कई मिनट के बाद पूछा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तालूत ने जवाब दिया। तन्हा थी? हाँ, लेकिन आरफ, मेरी जहनी कैफियत अजीब हो रही है, तालूत ने उलझे हुए अंदाज में कहा। क्यों? वो बिल्कुल मुतमिन और पुरसकून थी। उसने एक उम्दा लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर जरा सी उलझन या जरा सा भी तरद्दुद नहीं था। ओह, तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरा मतलब कुछ नहीं है। आओ उससे मिलें, साफ साफ बात करेंगे। आरफ, अगर वो अपनी मर्जी से आई है, अगर उसने अपने इस अक़दाम के बारे में कोई काबिल कबूल बात ना बताई, तो हम उसी वक्त उससे ताल्लुकात मुंतक़े कर लेंगे और फिर यहाँ से चल देंगे, और उसके बाद फैसला करेंगे कि आइंदा किसी को दिल से करीब नहीं आने देंगे। कौन सी मजबूरी थी जिसने उसे इस खामोशी से चलने आने पर उकसाया? कोई भी मसला था, उसे हमें बताना चाहिए था। ये तो ठीक है, मैंने भी उलझे हुए अंदाज में कहा। तब उठो, तालूत ने कहा, और मैं उठ गया। बिल तो अदा कर दो। कर दिया है। खूब, आओ। तालूत दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर लिफ्ट से हम तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में चलते हुए हम कमरा नंबर 160 के सामने रुक गए। तालूत ने बेल बटन दबाया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। कौन है? दरवाजे के करीब से शकीला की आवाज़ सुनाई दी। वेटर, मैंने जल्दी से आवाज़ बदल कर कहा, और दरवाज़ा खुल गया। मैं आगे ही था, इसलिए शकीला की निगाह मुझ पर ही पड़ी। तनवीर साहब के हाल आने के बाद उसने जदीद लिबास पहनना शुरू कर दिए थे और खासी फैशनेबल रहने लगी थी। इस वक्त भी वो एक उम्दा लिबास में थी और काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। हमें देखकर वो चौंक पड़ी और फिर उसके चेहरे पर खशूनत फैल गई। फरमाइए, उसने नहायत खुरदरे लहजे में कहा, और हम दोनों के ताज्जुब से उसकी शक्ल देखने लगे। उसके लहजे से बड़ी दिल शिकनी हुई और तालूत के होंठ सिकुड़ गए। खूब, गालबन तुम हमें पहचान नहीं सकी, उसने तंजिया अंदाज में कहा। जी, मैं नहीं पहचान सकी, उसने गौर से हम दोनों की शक्लें देखते हुए कहा, और शायद हम शक्ल देखकर उसे हैरत भी हुई। इसके बावजूद हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और बाकी बातों का फैसला तनवीर साहब के मकान पर ही होगा, तालूत ने जहरीले अंदाज में कहा, और शकीला के चेहरे में नुमाया तब्दीली हुई। ओह, आप मजाक कर रहे हैं। वैसे अंदर तो आइए। गालबन आप मेरे ना पहचाने से नाराज़ हो गए, लेकिन यकीन करें मेरी याददाश्त बहुत ख़राब हो गई है। आइए तो सही, वो पीछे हट कर बोली, और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। शकीला ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर मुस्कुराती हुई हमारे सामने आ गई। वो कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें हमसे अजहार अजनबियत पर मजबूर किया? मैंने पूछा। ओह, यकीन करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान सकी हूँ, शकीला ने जवाब दिया। ठीक है, हमने पहले भी तुम्हें पेशकश की थी कि तुम अगर बेहतर मुस्तकबल चाहती हो तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है, मैंने सर्द लहजे में कहा। ओफोह, ना जाने तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, उसने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। मेरा ख्याल है तुम उठ जाओ, हम तुम्हें तनवीर साहब के हवाले कर देंगे और उसके बाद तुम्हारी मर्जी। हमने तो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश नहीं की थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शकीला घबरा कर बोली। यह मुमकिन नहीं है, तुम्हारी वजह से तनवीर साहब का पूरा घराना परेशान है। एक मरतबा तुम्हें उनके सामने ज़रूर जाना पड़ेगा, उसके बाद तुम चाहो तो उनसे माजरत कर लेना, ये हम पर फ़र्ज है। यानी अगर मैं ना जाऊं तब भी? हाँ, तो तुम लोग ज़बरदस्ती करोगे, मजबूरी है। सुनो तो सही, मैं वहाँ जाऊंगी, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे हालात भी तो दुरुस्त कर लेने दो। ये सिर्फ एक सूरत में हो सकता है। वो क्या? तुम हमें पूरी तफसील बता दो। शकीला गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठ गई। उसने दीवार में लगा हुआ कॉल बेल बटन दबाया और फिर वेटर का इंतजार करने लगी। चंद मिनट के बाद वेटर आया। क्या पियेंगे आप? कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। ओह, ये मुमकिन नहीं, हम बातें करेंगे। सुनो, काफ़ी ले आओ, उसने वेटर से कहा और वेटर गर्दन हिलाकर चला गया। शकीला के चेहरे पर सख्त उलझन नजर आ रही थी। फिर वो एक अलमारी की तरफ मुड़ते हुए बोली, चंद मिनट की इजाज़त दें। उसने अलमारी से कुछ कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम का दरवाज़ा उसने अंदर से बंद कर लिया था। तालूत ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। कुछ जची नहीं दोस्त,
तुम्हारी ये राजहंस, वो आहिस्ता से बोला। अब तो मुझे भी शुबा होने लगा। मैंने कहा, कैसा शुबा? लड़की पुर इसरार है। यकीनन ना जाने उसने कौन सी बात दुरुस्त कही है और कौन सी गलत। तनवीर साहब तो दुर्गापुर भी हो आए और वहाँ तहकीक करके आए हैं कि वो वहीं की रहने वाली है। ओहो जहन्नम में जाए, मेरा तो ख्याल है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। तनवीर साहब के यहाँ भी वापस ही ना जाया जाए, बस यहीं से कहीं और चलते हैं। तलूत ने बेजारी से कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्या जहन में खलश ना रहेगी? खलश तो अब भी है। मैं उसके लिए किस कदर परेशान था, और वो हमें पहचानने से भी इनकार कर रही है। तलूत ने भारी लहजे में कहा। उसी वक्त वेटर कॉफ़ी की ट्रे उठाए हुए अंदर आ गया और फिर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर शकीला भी निकल आई। उसने लिबास तब्दील कर लिया और उसके बाल खुले हुए थे। इतनी बेबाक हो गई थी कि वो पहले ना थी। उसने 3 कप बनाए और 2 हमारे सामने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे और वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर उसने चौंक कर गर्दन उठाई। बराहे करम काफ़ी, उसने कहा, और हम दोनों ने प्यालियां उठा लीं। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको किस तरह समझाऊं, उसने काफ़ी का एक घूंट लेते हुए कहा। दिल चाहे समझा दो, दिल ना चाहे तो ना समझाओ। अगर तुम्हारा कोई ज़ाती मामला है तो साफ कह दो, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर हमसे तुम बेजार हो तो हम भी इतने मुशाक नहीं हैं। जी, वो तअज्जुब से हमें देखने लगी। हाँ, तुम्हारे लिए हम जिस कदर परेशान थे, अब वो हमाकत महसूस हो रही है। लेकिन आप लोग, शकीला के चेहरे पर सख्त उलझन नज़र आई। हम खामोशी से काफ़ी पी रहे थे और अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे शकीला मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। अरे अरे, मैंने काफ़ी की प्याली नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन फिर छनाका हुआ और उसके बाद ना जाने क्या हुआ। कुछ होश ना रहा, ना जाने कब तक। हाँ, जब आँख खुली तो तालूत की गहरी गहरी सांसें कान में घुस रही थीं। उसका सर ढलकर मेरे कंधों से आ टिका था। सर भारी भारी लग रहा था। मैंने बेमुश्किल तमाम उसके सर को अपने कंधे से उठाया और वो भी चौंक कर जाग गया। फिर उसने एक तवील जमाही ली और अभी मेरा मुंह खुला ही हुआ था कि उछल कर खड़ा हो गया। अब वो अहमकों के से अंदाज में चारों तरफ देख रहा था और फिर मुझ पर नज़र पड़ते ही वो उछल पड़ा। आरफ, उसने सरसराती आवाज़ में कहा। मैंने भी भारी आवाज़ में जवाब दिया। क्या ये तुलस्म मुर्गबाना है? ओह, इतनी शकील बकवास मत करो, भेजा पिघल जाएगा, मैंने दांत पीस कर कहा। मगर ये हुआ क्या? हम कहाँ हैं? तलूत ने कहा और मैं गौर करने लगा। याददाश्त वापस आने में देर नहीं लगी। हम होटल ही में थे और उन्हीं सोफ़ों पर लड़के हुए थे जिन पर बैठे थे, और शकीला कमरे में मौजूद नहीं थी। जो कुछ हुआ था उसके बाद उसके मौजूद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। यकीनन काफ़ी में नशा आवर दवा दी गई थी, लेकिन शकीला, मेरे जहन पर हथौड़े बरसने लगे। यकीनन वो हमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने लिबास तब्दील करने के बहाने से शायद अलमारी से नशा आवर दवा निकाली और फिर लिबास तब्दील करके आई और आखिर वो काम दिखा गई। लेकिन शकीला एहसान फरामोश, मैंने दांत पीसे। आरफ, तलूत खोपड़ी पर हाथ फेर कर बोला। अब क्या प्रोग्राम है? चलो यहाँ से तो वापस चलें, वरना होटल वाले हमें चोरों की हैसियत से गिरफ्तार कर सकते हैं। वो तो चली गई होगी। ज़ाहिर है अब वो यहाँ क्यों रुकती, वापस भी नहीं आएगी। अब क्या किया जाए? चलो भाई, तलूत ठंडी सांस लेकर बोला और हम दोनों लड़कते हुए बाहर निकल आए। आसाब अभी तक कशीदा थे। वे मुश्किल तमाम बाहर आए और फिर उसी तरह चलते हुए हम तनवीर महल में दाखिल हुए। महल के मामूलात में कोई तब्दीली नहीं थी। अपने कमरे में पहुंचकर गुस्ल किया और किसी हद तक दिमाग दुरुस्त हो गया। शकीला के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता थे। अभी तक सर वजनी था। शाम को चाय पर शरीक हुए। माहौल बेहद उदास था। तनवीर साहब मौजूद नहीं थे। तसद्दुक भी नज़र नहीं आया। अलबत्ता कमाल मौजूद था। आप लोग कहीं चले गए थे आरफ भाई? उसने पूछा। हाँ, बस वैसे ही आवारा गर्दी करने। शकीला का भी कोई पता नहीं चल सका? नहीं, मामू जान ने आपको तलाश किया था। एसपी साहब भी आए थे। मामू जान ने शकीला के बारे में मुख्तसर तफसील बताकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी है। वो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। कौन? मैं चौंक कर बोला। एसपी साहब। क्या हमें थाने जाना पड़ेगा? ओह नहीं, वो खुद किसी वक्त आएंगे।
میں نے گہری سانس لے کر تالوت کی طرف دیکھا۔ وہ کسی حد تک خالی ذہن نظر آیا۔ چند منٹ خاموشی رہی، پھر میں نے کمال سے پوچھا، تصدق نظر نہیں آ رہا؟ ماموں جان نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ باغ میں جا کر رہے، میرا خیال ہے چلا گیا۔ تنویر صاحب کہاں ہیں؟ کہیں باہر چلے گئے؟ نہیں، ایس پی صاحب کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے، کمال نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ لان کی چائے ختم ہو گئی اور ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چل پڑے۔ ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ تالوت نے کمرے میں داخل ہو کر میری شکل دیکھی، کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ عارف، پولیس کے ان ایس پی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ بہرحال یہ ہمارا وطن ہے، پولیس کا سامنا کسی طور مناسب نہیں۔ میرا خیال ہے اب یہاں سے چلو۔ شکیلہ کی وجہ سے یہاں بڑے پڑے ہوئے تھے، اب اس سے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں رہ گیا، اب یہاں گھسے رہنے سے کیا فائدہ؟ تنویر صاحب شریف آدمی ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، خدا کرے ان کی لڑکی مل جائے۔ شکیلہ بھی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گی۔ اوہ، اگر وہ… اسی وقت دروازے پر کسی نے دستک دی اور تالوت خاموش ہو گیا۔ کون ہے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے، میں نے بوجھل آواز میں کہا اور دروازہ کھل گیا۔ سب سے آگے پولیس کی وردی ہی نظر آئی اور یہ وردی ایس پی کی تھی۔ ایس پی نے ہم دونوں کو دیکھا اور ہم نے ایس پی کو، اور میں ساکت رہ گیا۔ یہ آفتاب تھا، انسپکٹر آفتاب، جو اب ایس پی بن گیا تھا۔ اس شخص سے تو ہماری کئی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ مجھے پہچانتے ہی اس نے پستول نکال لیا اور اس کے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا اندازہ درست تھا تنویر صاحب، ایس پی نے میری طرف رخ کیے کہا، اور تنویر صاحب بھی اس کے پیچھے اندر آ گئے۔ ان کے ساتھ تصدق بھی موجود تھا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، یعنی کہ تنویر صاحب بولے، ان میں سے ایک عارف ہے۔ جی ہاں، اندر آ جاؤ، ایس پی نے باہر رخ کر کے کہا، اور دو انسپکٹر اندر گھس آئے۔ دونوں کی تلاشی لو اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دو، ایس پی نے حکم دیا۔ ہم نے نہایت خاموشی سے ہتھ کڑیاں پہن لی۔ لیکن میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا، تنویر صاحب پریشانی سے بولے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے تنویر صاحب، مسٹر تصدق نے اس وقت پولیس کی ایسی مدد کی ہے کہ ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ آئیے میں آپ کو ان دونوں کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن میں انہیں اپنے مکان سے گرفتار نہیں ہونے دوں گا، تنویر صاحب بولے۔ براہ کرم جذباتی نہ ہوں، آپ بے حد نیک انسان ہیں، اور یہی نیکی آپ کو ایسی جگہ لے ڈوبتی کہ آپ پانی بھی نہیں مانگ سکتے۔ پہلے ان کی حقیقت سن لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں، پھر بھی ان کی ہتھ کڑیاں نکال دیں۔ میرا خیال ہے یہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ آپ صرف مزاحمت کی بات کرتے ہیں، مجھے خطرہ ہے یہ دو چار خون کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ نواب صاحب خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے، اور پھر ہمیں ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ میں تو خیر فکر مند اور خوف زدہ تھا، لیکن تالوت کے چہرے سے لاپرواہی اور بیزاری کا اظہار ہو رہا تھا۔ حال میں سب بیٹھ گئے۔ کمال بھی اندر آ گیا اور اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، لگتا تھا جیسے رو دے گا۔ بات زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، ایس پی نے کہا۔ ایک فرم تھی حشمت برادر، ایک جعل ساز وہاں بہت بڑا ڈاکہ ڈالا اور فرار ہو گیا۔ بے حد چالاک انسان ہے، اس نے بہت سی جگہوں پر جعل سازی کی اور پولیس کو اتنے چکر دیے کہ اسے پسینہ آ گیا۔ اس نے درجنوں قتل کیے ہیں۔ پولیس کو ہدایت تھی کہ اسے جہاں دیکھے گولی مار دے۔ بہرحال اس کمبخت نے کہیں سے اپنا ایک ہم شکل تلاش کر لیا، اس کی مدد سے یہ کامیابی سے فرار کرتا رہا، اور میرا دعویٰ ہے یہ آپ کے ہاں بھی کسی خاص پروگرام سے داخل ہوا تھا، اور وہ لڑکی ممکن ہے وہ ان کی تیسری ساتھی ہو۔ بات کسی حد تک میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ممکن ہے اس نے مس افشاں کی گمشدگی کی خبر سنی ہو، وہ آپ کی اکلوتی ساجزادی ہے۔ ممکن ہے یہ اس لڑکی کو اس لیے لایا ہو کہ اسے افشاں بنا کر آپ کی دولت پر قبضہ کر لے۔ نہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے، تنویر صاحب بے ساختہ بولے۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ چاہتے تو اس لڑکی کو افشاں کی حیثیت سے پیش کر سکتے تھے، جبکہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور لڑکی کی صحیح حیثیت کا میں اندازہ لگا چکا ہوں، تنویر صاحب بولے۔ یقیناً کوئی گہری چال سوچی ہوگی اس نے، آپ نہیں سمجھتے۔ اس نے اس مکان کو بھی مد نگاہ رکھا ہوگا کہ اصلی افشاں واپس بھی آ سکتی ہے۔ ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اصلی افشاں کے قتل کے بعد اپنا اصل کام کریں گے۔ نہیں، تنویر صاحب گھبرا کر بولے۔
اور یہ اصلی افشا کی تلاش میں ہوں، نہیں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ افشا کو بھی انہوں نے ہی غائب کیا ہو۔ میں نہیں مان سکتا، بہت جلد سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، ایس پی نے کہا۔ لیکن آپ کو ان پر شبہ کیسے ہوا؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ تصدق صاحب نے دو ہم شکلوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ بڑے جال ساز معلوم ہوتے ہیں، تو یوں ہی میرا ذہن ان کی طرف چلا گیا۔ میں نے پرانے فائل تلاش کر کے تصدق کو ان کی تصاویر دکھائیں تو اس نے تصدیق کر دی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا، تنویر صاحب بولے۔ یہ ان کی خوبی ہے، کیوں دوستو؟ ایس پی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ممکن ہے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم دونوں میں عارف کون ہے؟ ایس پی نے کہا۔ کیوں بھائی، ہم دونوں میں سے عارف کون ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، طالوت بیزاری سے بولا۔ تم لوگ ایس پی کی بات کی تردید کیوں نہیں کرتے؟ تنویر صاحب نے بے چینی سے کہا۔ ارے اتنے بڑے افسر کی بات کی تردید کیا کریں، میں نے ہنس کر کہا۔ پھر اللہ نے ان کی سنی ہے، ہم بیچارے کی ترقی کی راہ میں کیوں آئیں؟ طالوت بولا۔ ہاں اور کیا، اللہ انہیں DIG بنائے۔ کیا مسخرہ پن ہے، تنویر صاحب پریشان ہو گئے۔ مجھے دعائیں دے رہے ہیں بیچارے، رہنے دے، ایس پی ہنس کر بولا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم یہاں کوئی سازش کرنے آئے تھے؟ تنویر صاحب بولے۔ صحیح بات میرا بھائی بتائے گا، میں نے طالوت کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ہمیں شرم آتی ہے، طالوت نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں اور ایس پی نے کہکہ لگایا۔ دوسرے لوگ البتہ سنجیدہ بلکہ پریشان تھے۔ ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، میں بولا۔ تم ہی بتا دو، طالوت بھی موڈ میں آ گیا تھا۔ نہیں تم، ہرگز نہیں تم، طالوت شرم سے دوہرا ہو کر بولا اور ایس پی نے پستول کا رخ طالوت کی طرف کر دیا۔ سیدھے رہو، تمہاری کوئی حرکت کامیاب نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ تنویر صاحب بولے۔ تلاشی اچھی طرح لے لی ہے، ایس پی نے تنویر صاحب کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ جی ہاں، پھر یہ جھکنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اور دیکھتا ہوں سر، انسپکٹر نے کہا، اور پھر اس نے طالوت کی اچھی طرح تلاشی لی۔ کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ اتنے ہی خطرناک ہیں؟ تنویر صاحب بولے۔ میں کسی وقت ان کا فائل لے کر حاضر ہوں گا، آپ خود دیکھ لیں۔ اچھا، تنویر صاحب تعجب سے بولے۔ تو اجازت، ایس پی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں دل دکھ رہا ہے، آپ نیک انسان ہیں، لیکن کبھی کبھی نیکیاں لے ڈوبتی ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ چلیے حضرات، ایس پی نے کہا اور ہم شرافت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاملہ اب ہمارے بس سے باہر تھا، اس لیے کوئی فضول حرکت بیکار ہی تھی۔ باہر جیپ کھڑی تھی، ہمیں جیپ میں سوار کرا دیا گیا۔ تنویر صاحب اور کمال افسردہ تھے، تصدق مسکرا رہا تھا۔ جیپ اسٹارٹ ہو کر باہر نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ ہم دونوں کو لاک اپ کر دیا گیا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ لاک اپ کے چاروں طرف مسلح پولیس تعینات کر دی گئی اور پولیس والے باقاعدہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ لاک اپ کی زمین پر بیٹھے ہوئے میں نے گہری سانس لی اور نیم باز آنکھوں سے طالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا خیال ہے بھائی خربوز؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی جگہ ہے، طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہاں بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے، خوب، لیکن ابھی تک انہوں نے چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے، اچھی طرح پوچھیں گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بار بار کیوں ہنس رہے ہو؟ بس یار یوں ہی، ابھی میرا تماشا ہوگا۔ ویسے یہ جگہ ہمیں راس نہیں آئی، کیا تماشا ہوگا؟ میرا خیال ہے الٹا لٹکا دیں گے اور پھر مار لگائیں گے۔ بکواس مت کرو، طالوت گرایا اور میں مسکرانے لگا۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ رات ہو گئی تھی، کسی نے ہماری بات بھی نہیں پوچھی، نہ ہی اس دوران ہمارے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز آئی۔ صبح تک بھوکے رہے۔ صبح کو معمولی سا ناشتہ ملا، جسے ہم نے خاموشی سے زہر مار کر لیا۔ دوپہر ہو گئی اور پھر تقریباً 4 بجے کا وقت تھا کہ پولیس کا پورا دستہ لاک اپ پر آ گیا اور ہمیں نکال کر ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں بہت سے شناسا چہرے موجود تھے، ان میں بڑے بڑے افسر بھی تھے جو خصوصی طور پر آئے تھے۔ ایس پی نے انہیں رپورٹ پیش کی اور DIG نے گہری نظروں سے ہمیں دیکھا۔ کیا تم دونوں بھائی ہو؟ ہاں، ہم دونوں بیک وقت بولے، لیکن حشمت برادر سے گبن کرنے والا عارف کا تو کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ کوئی اور ہوگا، طالوت بولا۔ بکواس مت کرو، سنا ہے تم بہت زندہ دل ہو، DIG گرایا۔ ہاں، ہم تو پورے زندہ ہیں، صرف دل کی بات تو نہیں ہے، طالوت نے جواب دیا۔ تم میں سے عارف کون ہے؟ DIG نے پوچھا۔ ہم دونوں ہی عارف ہیں، طالوت نے جواب دیا۔ مسٹر آفتاب، DIG گراتے ہوئے بولا۔ یس سر، ان کا دماغ درست کر دو۔ یس سر،
आफताब ने एक इंस्पेक्टर को इशारा किया और इंस्पेक्टर ने तालूत का गिरेबान पकड़ लिया और फिर वह उसे घसीट कर एक तरफ ले गया। मेरे बदन में ईंठने होने लगी। आरफ कौन है, जवाब दो। मैं हूँ, तालूत ने सच सुकून से जवाब दिया। सच कह रहे हो, झूठ क्यों बोलूँगा। इसका नाम क्या है, इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ इशारा किया। आरफ। फिर हरामीपन। इंस्पेक्टर ने एक जनाटेदार थप्पड़ तालूत के गाल पर रसीद किया और मेरे बदन में बिजलियां दौड़ गईं। सुनो, मैंने गुर्राते हुए कहा, मैं आरफ हूँ। गलत, मैं आरफ हूँ, तालूत बोला। नहीं, तुम खामोश रहो। हाँ तो आरफ मैं हूँ। अरे वाह, क्यों खामोश रहूँ, आरफ तो मैं हूँ, समझे। हशमत ब्रादर से गबन मैंने किया था और सारे जराइम। बराहे करम झूठ मत बोलो डीआईजी साहब, आरफ मैं हूँ। मैं तुम दोनों को फांसी दूंगा, समझे। समझ गए, यही ठीक रहेगा, तालूत ने जवाब दिया। जहन्नम में जाओ, तुम में से जो भी आरफ है। बताओ तुम लोग तनवीर साहब के यहाँ क्यों दाखिल हुए थे। तनवीर साहब ने नहीं बताया क्या। यही कि उनकी बेटी मोहतरमा खुद हमें अपने घर लाई थी। तुमने चाल ही ऐसी चली थी कि वो तुम्हारी तरफ मतवज्जा हों। तुम जानबूझकर उनके कंपार्टमेंट में दाखिल हुए और अफशा की हम शक्ल लड़की तुम्हारे साथ थी। ये भी ठीक है। तुम्हारा प्रोग्राम क्या था। मेरा ख्याल है फजूल बातों से परहेज किया जाए, हमारे खिलाफ जो करना है किया जाए। मैंने कहा, खूब, तुम हमें अहकामात दे रहे हो। तुम्हारा पूरा गिरोह है या तनहा हो, डीआईजी ने कड़ कर कहा। गिरोह है पूरा, 25,000 अफराद पर मुश्तमिल, तालूत ने जवाब दिया और इंस्पेक्टर फिर उसका गिरेबान पकड़कर उसके एक थप्पड़ मारा। तालूत के मुंह से खून निकल पड़ा। खाल खींच दो इसकी, मार मार कर बोलने के काबिल ही मत छोड़ो, मारो। डीआईजी शायद तालूत से बहुत नाराज हो गया। इंस्पेक्टर ने तालूत के मुंह पर 2 घोंसे मारे और तालूत काफी जख्मा हो गया। इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर की तरफ दौड़ा और मेरा घोंसा इंस्पेक्टर के मुंह पर पड़ा। इंस्पेक्टर उछलकर दीवार से टकराया और वहां से नीचे फिसल पड़ा। तमाम लोगों ने पिस्तौल निकाल लिए थे और मुझे अपना घोंसा याद आ गया। तालूत का ये तोहफा अभी तक मेरे पास मौजूद था। पकड़ लो इसे, डीआईजी धाड़ा और बहुत से लोगों ने दौड़कर मुझे पकड़ लिया। फिर चारों तरफ से लाते, थप्पड़ और घोंसे बरसने लगे। मैं नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ तालूत ने भी जद्दोजहद शुरू कर दी और उसके साथ भी वही सलूक शुरू हो गया। अजीब हंगामा शुरू हो गया। तब अचानक एक खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई दी। दीवारें हिल गई थीं। सब लोग दहशतज़दा हो गए और फिर कमरे में खौफनाक तारीकी फैल गई। तेज हवाओं की आवाज़ और तारीकी, और फिर ना जाने कैसे रंग फैल गए। अजीब सी कैफियत पैदा हो गई और फिर ये तारीकी मेरे हवास पर फैलती गई। जहन अजीब से अंदाज में सो गया था और फिर आंख खुली तो अजीब सा महसूस हुआ। जहन पर एक खुशगवार कैफियत तारी थी। बदन फूल की तरह सुबक सुबक मालूम हो रहा था। मैंने चंद शायद छत को घूरा। एक हसीन फानूस रोशन था। फिर एहसासात कुछ और जागे और बदन के नीचे गुदाज महसूस हुआ। मैंने गर्दन घुमाई। मेरे बराबर ही तालूत सो रहा था, कैद सिलक के बिस्तर पर, हसीन लिबास में मलबूस। मेरे बदन पर भी वही लिबास था। उन्हें होश आ गया है मादर मलका। एक तरन्नुम सुनाई दिया और मैं चौंक पड़ा। मैंने जल्दी से दूसरी तरफ देखा। एक हसीन शक्ल निगाहों के सामने थी। कदीम तर्ज के लिबास में बड़ा पुरसहर चेहरा था और उसके बाद किसी के लिबास की सरसराहट। कोई मेरे करीब पहुंच गया। मेरी पेशानी पर प्यार भरा एक हाथ आ टिका। यूसुफ इब्रान, एक प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी और मैंने सरहाने खड़े मुअम्मर औरत की तरफ देखा। तब मेरा दिमाग घूम गया। ये चेहरा जाना पहचाना था, ये शक्ल। इब्रान बेटे, औरत ने फिर पुकारा और मैं उछल पड़ा। हाँ, ये शक्ल मैंने उस वक़्त देखी थी जब मैं हशमत बरादर के यहाँ से लूटी हुई रकम लेकर ट्रेन से सफ़र कर रहा था और फिर मुझे अगवा कर लिया गया था। ओह, ये तो तालूत की वालदा थीं। मेरा दिमाग घूम गया। कैसी तबीयत है मेरे लाल, औरत की आवाज़ में बेपनाह प्यार था। मैं आपका बेटा नहीं हूँ माँ, मैंने आहिस्ता से कहा। बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं आपका इब्रान नहीं हूँ, आपका बेटा वो है। मैंने तालूत की तरफ इशारा किया। वो है, औरत आहिस्ता से बोली और फिर उसने सोते हुए तालूत का सीना खोल कर देखा और फिर मुस्कुराने लगी। तुम भी मेरे बेटे हो मेरे बच्चे, तुम भी मेरे इब्रान के हम शक्ल हो।
इतने हम शक्ल कि माँ भी धोखा खा गई। मगर इमरान को क्या हुआ है? अब मैं क्या जवाब देता? मेरा तो खुद दिमाग घूम गया था। ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं दीवानों की तरह मुंह फाड़े मेहरबान औरत को देख रहा था। तालूत अभी तक या तो बेहोश था या गहरी नींद सो रहा था। मादर मलका की निगाहें हम दोनों को बार बार देख रही थीं। फिर उन्होंने करीब खड़ी हुई कनीज को मुखातब किया। शबनमी, ज़रा देखो तो, अगर सीने का निशान ना देखो तो क्या तुम शनाख्त कर सकती हो कि इनमें से यूसुफ इमरान कौन है? सख्त मुश्किल होगी मादर मलका, शबनमी ने जवाब दिया। अरे लेकिन मेरा इमरान अभी तक क्यों नहीं जागा? इसे जगाओ शबनमी, मादर मलका ने कहा। आशमाना, जाओ जल्दी से समीदा ना लाओ, जल्दी जाओ, अभी लाओ, एक दूसरी कनीज ने मुस्तअदी से कहा और एक तरफ दौड़ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है मेरे लाल? मलका मेरी तरफ मुखातब होकर बोली। हाँ, मैं अब ठीक हूँ मादर मेहरबान, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरे इमरान के चेहरे पर ये ज़ख्म कैसे हैं? खुदारा मुझे इन ज़ख्मों की रूदाद सुनाओ, मलका ने बेचैनी से कहा। कुछ लोगों ने आप के यूसुफ इमरान को मारा है, ज़मीन के इंसानों ने, मलका गज़बनाक लहजे में होकर बोली। हाँ शबनमी, मलका ने गुस्से से लरजती आवाज़ में शबनमी को पुकारा। मादर मलका, शबनमा ने लरजती हुई आवाज़ में हाथ जोड़ दिए। शमस्तान को बुलाओ, जो हुक्म। शबनमी बाहर दौड़ गई थी। मलका का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इतनी देर में आशमाना एक सफ़ेद पर ले आई। एक हसीन पर था कि मैंने आज तक नहीं देखा। मलका ने तालूत की तरफ इशारा किया और आशमाना वो पर तालूत के चेहरे से रगड़ने लगी। चंद ही लम्हात गुजरे थे कि तालूत को एक छींक आई और उसने आंखें खोल दी। और आंखें खोलते ही उसने आवाज़ लगाई, आरफ, मैं यहाँ हूँ, मैंने जवाब दिया। भाग चलो, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा ख्याल है आ गए। तो कौन? तालूत बौखलाए हुए अंदाज में बोला। कौन आ गए? बड़े मियाँ, होश में आओ तालूत, देखो तो सही तुम कहाँ हो, मैंने कहा और तालूत खामोश हो गया। अब पहली बार उसने इर्द गिर्द के माहौल को देखा और फिर उसने जल्दी से आंखें मींच लीं। आरफ, वो मज़का खेज आवाज़ में बोला। हाँ तालूत, मारे गए बेटे, ये तो अपना ही कबीला मालूम होता है। यूसुफ इमरान, मादर मलका ने आवाज़ दी और तालूत ने जल्दी से आंखें खोल दी। फिर उसने माँ की तरफ देखा और फिर उछल पड़ा। माँ! दूसरे लम्हे उसने मुस्तअदी से सहरी से छलांग लगा दी और मादर मलका से लिपट गया। मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े! मादर मलका ने भी उसे बाजुओं में भींच लिया और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तालूत भी संजीदा हो गया था। कई मिनट के बाद दोनों अलहदा हुए। तुझे मेरी याद कभी नहीं आई मेरे लाल? मलका ने शिकायती अंदाज में कहा। बार बार, मगर तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में थी, जब चाहा देख लेता था, तालूत ने फौरन जवाब दिया। मुझे तुझसे बड़ी शिकायत है इमरान, मैं तेरे लिए तड़पती थी। क्यों माँ? मेरी आंखें तेरी सूरत को तरसती थीं। क्यों? क्या तुम्हारे दिल में मेरी तस्वीर नहीं थी? तालूत ने अदाकारी करते हुए कहा। माँ से चालाकी की बातें करता है इमरान, काश तू माँ का दिल देख सकता। मुझे माफ़ कर दो मादर मेहरबान, लेकिन तुमने भी तो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। तू जानता है कसूर मेरा नहीं। अब्बा हजूर बहुत सख्त गिर हैं और उनकी सख्त गिरी की सज़ा तूने मुझे दी। क्यों? मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, अब तू ना जाएगा मुझे छोड़कर? माँ ने पूछा। माँ, मैंने नीचे की दुनिया में रहकर झूठ बोलना सीख लिया है। यहाँ मुझसे कोई ऐसा वादा ना लो कि मुझे झूठ बोलना पड़े। मेरा दिल अभी इस दुनिया से नहीं भरा, तालूत ने साफ गोई से कहा। ओह! माँ ने सर झुका लिया। इतनी देर में शबनमी वापस आ गई। उसके साथ ही एक खौफनाक शक्ल का देवकामत शख्स था। मलका उसे देखते ही गजबनाक लहजे में बोली। शमशान, जाओ ज़मीन पर, मालूम करो मेरे बच्चे को किसने मारा है। उसके ख़ानदान को नीस्तो नाबूद कर दो। ऐसी सजा दो उसे कि मरने के बाद भी याद रखे। जाओ, जो हुक्म मादर मलका। शमशान ने सर झुका लिया। अरे अरे, ठहरो शमशान, ठहरो, तालूत बौखलाए हुए अंदाज में बोला और शमशान रुक गया। माँ, इन कामों को तुम रहने दो। ज़मीन के हालात बहुत उलझे हुए हैं, बराह करम इन मामलात में तुम दखल ना दो। नहीं इमरान, मैं तुम्हारे ज़ख्म नहीं देख सकती। उसकी जुर्रायत कैसे हुई? बात कुछ और थी माँ, खुदारा मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। शमशान तुम जाओ, आराम करो।
क्या हुक्म है मलका आलिया? शमशान ने फिर पूछा। मादरे मलका कुछ देर तक तालूत को देखती रही, फिर उसने धीमे लहजे में कहा, जब इमरान तैयार नहीं है तो रहने दो, जो हुक्म। शमशान ने गर्दन झुकाई और वापस चला गया। बाल बच गए मिस्टर आरफ, खैर क्या याद करेंगे? तालूत मेरी तरफ देखकर बोला। शबनमी, माँ ने फिर आवाज़ दी। जी मलका आलिया। यूसुफ इमरान के जख्मों पर मरहम लगाओ। तुम नकाहत तो नहीं महसूस कर रहे मेरे बच्चे? माँ के लहजे में बेकरारी थी। मैं उससे बहुत मुतासर हुआ। ओ बिल्कुल नहीं माँ, इंसानों की ज़मीन पर तो ये ज़ख्म आम है, कोई इंसान आपको ज़ख्मों से खाली नज़र नहीं आएगा। तालूत ने जवाब दिया। जहन्नुम में जाएं सारे के सारे, उन्होंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया, वो सब एक दूसरे के साथ यही सलूक करते हैं। ये उनका दिलचस्प मशगला है, अनोखा मशगला है, और तुझे ऐसे लोगों से दिलचस्पी है। दिलचस्पी अपनी जगह माँ, बहरहाल वहाँ ऐसे ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं जो हमारी दुनिया में नहीं होते, और तू उनके दरमियान में रहना चाहता है। दिल नहीं उकताता तेरा उनसे। वो दुनिया ही ऐसी है माँ, कौन है जिसे दुख नहीं, लेकिन वो दुनिया छोड़ने पर आमादा नहीं है। ये उस दुनिया की खूबी है माँ। ना जाने तुझे क्या हो गया मेरे बच्चे? मादरे मलका ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये वही बच्चा है जिसे पहले तेरे धोखे में ले आया गया था। हाँ, तालूत ने जवाब दिया। क्या तुझे भी ये दुनिया पसंद नहीं मेरे बच्चे? मादरे मलका ने मुझसे पूछा। ये सुकून की दुनिया अजीम है माँ, मैं तुरी दुनिया में ये सुकून कहाँ? मैंने जवाब दिया। इसके बावजूद ये इस दुनिया में खुश नहीं रहेगा, ये ज़िंदगी में हंगामे चाहता है, इसका दिल अपनी ही दुनिया में लगेगा। तालूत ने जल्दी से जवाब दिया। वो मुझे घूर रहा था। क्यों मेरे बच्चे, क्या इमरान ठीक कह रहा है? जी माँ, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। अजीब बात है, अजीब हो तुम दोनों। शबनमी आ गई और तालूत के ज़ख्मों पर मरहम लगा दिया गया। बाबा हजूर खैरियत से है माँ? बाबा हजूर, हाँ ठीक है, लेकिन तेरी जुदाई से खुश नहीं थे, मुझसे नाराज़ तो होंगे। हाँ, मेरे बारे में इत्तला किसने दी? उसी बेचैन रासम ने। ना जाने क्यों वो तेरा साथ छोड़कर वापस आ गया। ओह, आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं, शायद शहनशाह आज़म ने रासम को भी मना कर दिया था। शबनमी, इस बार तालूत ने कनीज़ को आवाज़ दी। शहजादे हजूर। शबनमी ने आगे बढ़कर गर्दन झुका दी। रासम को तलाश करके ला, जल्दी।